अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातहू। आज हमारा टॉपिक जो है वो है रूल्स फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेट्स। तो आज हम पढ़ेंगे मेंडल के कंट्रीब्यूशन के बारे में। लेकिन मेंडल के कंट्रीब्यूशन के बारे में जानने से पहले हम थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमन बींग्स में बहुत पहले से ये क्यूरियोसिटी रही है कि ट्रेट्स किस तरह से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिट होती है। अगर ट्रेट्स के हवाले से बात की जाए तो ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेट्स या पासिंग ऑन ऑफ traits from one generation to next generation or to offspring from parents, it is termed as heredity. मुख्तसर अल्फाज में हम ये भी कह सकते हैं कि इंसान हेरिडिटी को समझने के लिए हमेशा कोश आ रहा है। हेरिडिटी को एक्सप्लेन करने की सबसे पहली कोशिश एक ग्रीक फिजिशियन हिपोक्रेट्स ने तकरीबन 400 बीसी में की थी। उसने कहा था, सीड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी विच आर देन कलेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड टू द ऑफस्प्रिंग एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन। अगर ह्यूमन बीइंग्स की बात करेंगे, अगर इस डेफिनेशन को एनिमल्स पे हम लागू करेंगे, by seeds he meant sperms, and conception you can easily understand means at the time of reproduction. उसका ये भी नजरिया था कि इन्हीं सीड्स की वजह से हम में मौजूद कुछ ट्रेट्स हमारे पेरेंट्स के साथ मैच होती हैं। हिपोक्रेट्स के इस नजरिए को पैनजेनेसिस कहा जाता है। मैं आपको यहां पे बता दूं, पैनजेनेसिस की थ्योरी डार्विन ने दी है, लेकिन जो सेंट्रल आइडिया है इस थ्योरी का वो हिपोक्रेट्स ने ही दिया था। एंड इट वाज द फर्स्ट अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन द ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी ट्रेट्स फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। लेकिन इस फील्ड में जो काबिल तस्कीन काम अंजाम दिया है वो दिया है ग्रिगोर जॉन मेंडल ने। And his work proved to be the foundation stone of the modern genetics. अपने इस ग्रेट वर्क की वजह से मेंडल फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहलाता है। अब जेनेटिक्स क्या है? अगर जेनेटिक्स की बात करेंगे तो जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। और सबसे पहले ये वर्ड जो है ये किसने दिया था? विलियम बेटसन ने दिया था। जेनेटिक्स वर्ड उसी ने कॉइन किया है, टर्म कॉइन की है विलियम बेटसन ने। अगर हम सब्जेक्ट जेनेटिक्स को देखेंगे तो इसको हम 3 फील्ड्स या 3 एरियाज में डिवाइड करते हैं। पहला है क्लासिकल जेनेटिक्स, दूसरा है मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स और तीसरा है एवोल्यूशनरी जेनेटिक्स। क्लासिकल जेनेटिक्स में हम मेंडल और इसके जरिए परफॉर्म किए गए एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में हम जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए, आरएनए और उनके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। और एवोल्यूशनरी जेनेटिक्स में हम एवोल्यूशनरी चेंजेस या चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसीज के बारे में पढ़ते हैं। अब थोड़ा सा इसके बाद हम मेंडल्स कंट्रीब्यूशन की तरफ जाएंगे। तो इसके लिए हम पहले मेंडल के बारे में जानेंगे। ग्रिगोर जॉन मेंडल फादर ऑफ जेनेटिक्स भी हैं। बॉर्न 22 जुलाई 1822 और उन्होंने अपना हिस्टोरिक काम जो है वो हिस्टोरिक स्टडीज जो है पी प्लांट्स पे स्टार्ट की थी 1856 में और तकरीबन 8 साल तक उन्होंने मुसलसल ये काम जारी रखा। और इन 8 सालों में मेंडल ने कैसे काम किया? उसने कई 1000 पी प्लांट्स रेज किए
और उनको आपस में क्रॉस किया। और ये सारा एक्सपेरिमेंटल वर्क जो था मेंडल का, ये एक मॉनेस्ट्री के एक गार्डन में, जिस गार्डन का साइज था 23 बाय 115 फीट, एक प्लॉट था वहां पे, उस पे मेंडल ने ये सारा काम किया। एक्चुअली मेंडल मॉनेस्ट्री में एक प्रीस्ट का काम अंजाम दे रहे थे, तो लकीली उनको मौका मिला कि वो साथ साथ में ये काम भी करते थे। लेकिन एक बात आप यहाँ पे याद रखेंगे कि मेंडल बायोलॉजी बैकग्राउंड से नहीं थे, बल्कि वो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से थे। और मेंडल ने जो अपना सबसे पहला वर्क जो है, उसने अपना पेपर जो है, उस पेपर का टाइटल था एक्सपेरिमेंट्स ऑन पी प्लांट हाइब्रिड्स। तो मेंडल ने अपने इस पेपर को पब्लिश किया, इस अपने काम को पब्लिश किया एक जर्नल में, जिस जर्नल का नाम था द प्रोसीडिंग्स ऑफ द ब्रेन सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। तो ये पब्लिकेशन कब आई? 1866 में। और मेंडल का इंतकाल 1884 में हुआ। मेंडल डाइड इन 1884। अब यहां पे कुछ बातें आप याद रखेंगे। मेंडल का काम जो है, उसके मरने के कई सालों बाद तक मंजर आम पर नहीं आया, लेकिन मतलब कि उतना मशहूर नहीं हो पाया। जो हमारी आज की साइंस वर्ल्ड में मेंडल का रिगार्ड है, ये उसके मौत के समय नहीं था, इतना नहीं था, क्योंकि कुछ वजूहात थी कि उसका काम रिकॉग्नाइज नहीं हुआ था उस समय, उस वक्त पर। क्योंकि क्या वजूहात रही उसकी? एक तो ये वजह थी कि मेंडल मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से थे और बायोलॉजिस्ट्स ने उनके काम की तरफ ध्यान नहीं दिया। दूसरी ये बात भी थी कि उस समय, जिस समय मेंडल ने अपना ये वर्क पब्लिश किया, उस समय पूरी साइंटिफिक वर्ल्ड जो थी, या बायोलॉजिस्ट जो थे, वो डार्विन के काम को सराहते थे, वो उसकी तरफ माइल थे। और तीसरी बात ये कि मेंडल ने जिस जर्नल में अपनी फाइंडिंग्स को पब्लिश किया, अपने वर्क को पब्लिश किया, वो एक लोकल जर्नल था, इंटरनेशनल जर्नल नहीं था, और वो बहुत कम लोगों तक पहुंचता था। लेकिन मेंडल की मौत के तकरीबन 16 साल बाद, मेंडल की मौत के तकरीबन 16 साल बाद उसके काम को रिडिस्कवर किया गया। और उसके काम को रिडिस्कवर करने वाले 3 साइंटिस्ट थे, 3 बायोलॉजिस्ट थे, जिनमें से एक ह्यूगो डिवराइज जो हॉलैंड के थे, दूसरे थे कार्ल कोरेन्स जो जर्मनी के थे, और तीसरे बायोलॉजिस्ट जो थे वो थे एरिक शुरमार्क ऑफ ऑस्ट्रिया। इन तीनों ने इंडिपेंडेंटली मेंडल के काम को रिडिस्कवर किया। मेंडल के मुताबिक ट्रेट्स डिस्क्रीट फैक्टर्स की सूरत में ट्रांसफर होती थी। लेटर ऑन दीज डिस्क्रीट फैक्टर्स केम टू बी नोन एज जीन्स। और जीन टर्म को कॉइन किया था डैनिश बॉटनिस्ट विल्हेल्म जोनासन, जिन्होंने इस टर्म को कॉइन किया था 1909 में। ये भी एक वजह रही थी कि मेंडल का काम इतना मशहूर, रिकॉग्नाइज क्यों नहीं हो पाया था, कि मेंडल ने डिस्क्रीट फैक्टर्स यूज किया था। वो ये समझाने में कामयाब नहीं रहा था कि ये डिस्क्रीट फैक्टर्स आखिर है क्या। तो इसलिए मेंडल का काम जो है उतनी ज्यादा हद तक सराहा नहीं गया था। अपने काम के शुरुआती दौर में मेंडल ने पायसम सटाइवम यानी कि पी प्लांट्स पे अपने एक्सपेरिमेंट शुरू किए थे। पी प्लांट्स में कुछ एडवांटेजेस होती हैं। पी प्लांट्स उसने चूज किए थे, उसकी कुछ वजूहात थी। अब हम नहीं कह सकते कि मेंडल ने ये वजूहात पहले ही जान ली थी, या मेंडल ने खुशकिस्मती से लकीली ये पी प्लांट चूज किया था। पी प्लांट में क्या खासियत होती है? जो पी प्लांट्स होते हैं वो
नॉर्मली सेल्फ फर्टिलाइजिंग होते हैं, क्योंकि इनमें जो पेटल्स होती हैं, पेटल्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को फर्टिलाइजेशन तक क्लोज ही रखती हैं, छुपा के रखती है पेटल्स, ठीक है। तो इसीलिए हम सेल्फ फर्टिलाइजेशन के जरिए से इजीली ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स या प्योर ब्रीडिंग लाइन्स हासिल कर सकते हैं। तो ये एक एडवांटेज है पी प्लांट की। दूसरी एडवांटेज जो है कि पी प्लांट जो है यह इनको हम इजीली कल्टीवेट कर सकते हैं और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक बहुत कम टाइम लगता है, यानी कि बहुत ही कम टाइम में हम कुछ जनरेशन को हासिल कर सकते हैं, पी प्लांट्स की कुछ जनरेशन को हासिल कर सकते हैं। तो यहां पे मेंडल इसलिए भी लकी था, इसलिए क्योंकि उसका काम बहुत ही कम अरसे में मुकम्मल हुआ। अगर मेंडल ने पी प्लांट के बजाय किसी मैंगो ट्री पे काम शुरू किया होता तो मैंगो ट्री को फ्रूट बियर करने में 5 से 8 साल लगते हैं। तो नेक्स्ट जनरेशन 5 या 8 साल में हमें मिलती, या मेंडल को 5 या 8 साल के बाद नेक्स्ट जनरेशन मिलती, फिर 5 या 8 साल के बाद दूसरी जनरेशन मिलती। तो इस तरीके से मेंडल को वही काम करने में कुछ सदियां लग जाती जो काम उसने केवल 7 या 8 साल में मुकम्मल किया। और तीसरी एडवांटेज यह है कि पी प्लांट्स में कुछ कंट्रास्टिंग या इजीली विजिबल कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं या कैरेक्टर्स होते हैं। तो मेंडल को चेक करने में, उनको कंपेयर करने में बहुत ही आसानी हुई। और एक और बात, मेंडल ने जो पी प्लांट्स चूज किए थे, पी प्लांट्स में क्रॉस पॉलिनेशन भी हम अचीव कर सकते हैं और क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी अचीव कर सकते हैं। तो जैसे कि ये फ्लावर्स बाइसेक्सुअल होते हैं, हम इनमें सेल्फ पॉलिनेशन भी अचीव कर सकते हैं और क्रॉस पॉलिनेशन भी अचीव कर सकते हैं। तो ये भी एक प्लस पॉइंट था। अपने काम के शुरुआती दौर में मेंडल ने पाइसम सटाइवम यानी पी प्लांट या गार्डन पी की मुख्तलिफ वैरायटीज को लेकर एक्सपेरिमेंट्स शुरू किए। ये वैरायटीज कई तरीकों से एक दूसरे से मुख्तलिफ थी। इनमें अलग अलग तरह के मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद थे। इन कैरेक्टरिस्टिक्स को हम कैरेक्टर्स कहते हैं और हर एक कैरेक्टर की कई ट्रेट्स या वेरिएंट्स होते हैं। जैसे कि अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ह्यूमन बींग्स में आई कलर जो है, आई कलर ये एक कैरेक्टर है, ये एक कैरेक्टर है और इस कैरेक्टर की कई ट्रेट्स हो सकती है। जैसे कि एक ट्रेट है इसी में आई कलर में, एक ट्रेट है ब्लू आईज। तो ये एक ट्रेट है, ये एक कैरेक्टर हो गया आई कलर, और ब्लू आई इसकी एक ट्रेट है, एक वेरिएंट है इस कलर का, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे। 2 सालों तक मुसलसल मेंडल इस कोशिश में रहा कि उसको ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स हासिल हो। ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स से मुराद वो प्लांट्स जिनकी ट्रेट्स में जनरेशन आफ्टर जनरेशन कोई बदलाव ना आए। ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स, यहां पे आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स, मान लीजिए हमारे यहां पर एक पी प्लांट है, ये एक पी प्लांट है। अब ये पी प्लांट क्या करता है, ये प्रोड्यूस करता है येलो सीड्स। अब हम इन येलो सीड्स को फिर से सो करेंगे, तो वहां पे जो पी प्लांट प्रोड्यूस होगा वो भी येलो सीड्स प्रोड्यूस करेगा, येलो कलर के सीड्स। अब अगर हम, ये भी येलो कलर के सीड्स प्रोड्यूस करेगा, अगर हम इसको फिर दोबारा इन सीड्स को यहां पे सो करेंगे तो ये भी येलो कलर वाले सीड्स का प्लांट यहां पे प्रोड्यूस करेगा। अब यहां पे जो
येलो कलर के सीड्स प्रोड्यूस हुए, मतलब कि फिर जब हम उनमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन करेंगे, सेल्फ फर्टिलाइजेशन, सेल्फिंग, ठीक है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन मतलब जो सीड्स अब यहाँ पे मिले येलो कलर के, अगर हम उनको सो करेंगे उन्हीं सीड्स को, तो फिर हम सेल्फ पॉलिनेशन करेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन करेंगे, उस प्लांट को सेल्फ पॉलिनेशन करेंगे, जो वहां पे सीड्स प्रोड्यूस होंगे वो भी येलो कलर के होंगे। तो जनरेशन आफ्टर जनरेशन इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में, इसके कैरेक्टर्स में कोई बदलाव नहीं आता। और जब हम उन फिर किसी एक जनरेशन में सीड्स को या किसी एक जनरेशन में जो प्लांट्स होते हैं उनको सेल्फ पॉलिनेट करते हैं, तो वहां पे भी हमें वही कैरेक्टर वाले, वही कैरेक्टरिस्टिक वाले मतलब प्लांट्स मिलते हैं। तो उनको हम बोलते हैं ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स या ट्रू ब्रीडिंग स्ट्रेन्स हम उनको कहते हैं। तो मेंडल ने इसी तरीके से जो प्लांट्स हासिल किए, तो फिर उसने 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को स्टडी किया। 7 कंट्रास्ट, इस तरीके से मेंडल को कुछ ऐसे प्लांट्स मिले जो ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स थे। तो उन ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स में मेंडल ने 7 कैरेक्टर्स को स्टडी किया, ठीक है। तो वो 7 ब्रीडिंग कैरेक्टर्स कौन थे? यहां पे अगर हम देखेंगे, ये है कैरेक्टर और ये है उस कैरेक्टर के वेरिएंट्स यानी कि ट्रेट्स। तो हाइट एक कैरेक्टर है पी प्लांट का। तो हाइट में कुछ पी प्लांट, कोई पी प्लांट टाल हो सकता है या कोई पी प्लांट ड्वार्फ हो सकता है। तो ये हो गए कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, ठीक है, कंट्रास्टिंग वेरिएंट ट्रेट्स ये। तो हम ये ऐसा भी कह सकते हैं कि मेंडल ने 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स और ट्रेट्स के लिए स्टडी किया। तो फ्लावर कलर एक और ट्रेट है। अब इसमें वेरिएंट जो है, ट्रेट्स जो है, फ्लावर कलर एक कैरेक्टर है और इसमें ट्रेट जो है वह है पर्पल और वाइट। फ्लावर पोजीशन एक कैरेक्टर है, तो इसमें फ्लावर पोजीशन है एक्सियल और टर्मिनल। यहां पे देखिए एक ब्रांच के बिल्कुल एंड पे फ्लावर है, यहां पे ये ब्रांच जो है इसके बीच से एक फ्लावर निकला है, ठीक है। तो ये हो गई एक्सियल और ये हो गई टर्मिनल पोजीशन ऑफ फ्लावर। सीड कलर एक कैरेक्टर है, तो इसमें ट्रेट जो है येलो सीड्स और ग्रीन सीड्स। यहाँ पे सीड शेप एक और कैरेक्टर है, इसमें ट्रेट जो है वो है राउंड और रिंकल्ड सीड्स। राउंड जो होते हैं राउंड सीड्स, तो ये हो गए रिंकल्ड सीड्स जिनमें वो सिलवटें जैसी होती हैं। अब पॉड कलर जो है, पॉड कलर एक कैरेक्टर है और इसमें ग्रीन कलर और येलो कलर 2 ट्रेट्स है। पॉड शेप एक कैरेक्टर है, इसमें स्मूथ पॉड एक ट्रेट है और कंस्ट्रक्टेड पॉड दूसरी ट्रेट है। तो इन प्लांट्स के बारे में मेंडल ने, इन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में मेंडल ने स्टडी किया, इन कैरेक्टर्स के बारे में। तो मजीद अगला टॉपिक हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज।